दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाए हैं जेकेपीएसआई के रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, बट वो यूपीएससी के सीसेट के एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। क्योंकि जेकेपीएसआई का सवाल अगर हमें देखने हैं तो एक एग्जाम हमारे रिसेंट में हुआ जो 2017 में, उनके सवालों को ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे बताया हुआ है। हम यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी। आपको ये याद होगा कि लास्ट वीडियो हमने अराउंड 6 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया, बट 2 क्वेश्चन जो है वो भी मैंने लिखे हुए थे और टाइम जो है वो हो चुका था अराउंड 40 मिनट्स। वीडियो को हमने उतना ही रखा था। मैं आपको बोल चुका था कि हम अगली वीडियो में, अगली नहीं अगली वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो ये वो वीडियो है जिनमें मैं वो 2 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। बट सिर्फ वही 2 क्वेश्चंस को नहीं, साथ ही हमने 3 सवाल और भी लिए, यानी कि 5 सवालों को हम इस वीडियो में समझेंगे। सभी ये सवाल जो हैं ये पिछले सालों में पूछे गए हैं और मुझे लगता है कि अब तक आपका वो माइंडसेट बन चुका होगा और आप तैयार हो चुके होंगे कि किसी भी तरह का सवाल आपको अगर पूछा जा रहा है, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए उन सवालों को सॉल्व करने की। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इनमें से ही काफ़ी सवालों को पूछा जाएगा। इनमें से सवाल तो आने हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे सवाल यहीं से होंगे। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो एट द मोमेंट, एट दैट पॉइंट जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, आपको लगेगा ये आज ही सवाल नया बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूली फ्रेम्ड क्वेश्चंस होंगे। तो उतारिए सवालों को, फिर शुरुआत करते हैं हम इन क्वेश्चंस की, इस सेशन की। आपको मैंने ये भी बताया पिछली वीडियो में कि जेकेपीएससी की टेस्ट सीरीज जो विंग्स उड़ान की एप्लीकेशन पे चल रही है, वहां पर भी ऐसे सवालों को मैंने डाला हुआ है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपने वो टेस्ट सीरीज ली हुई है, आपने वो दी है, नहीं अगर कोई सॉल्व हो पाया तो उनकी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में भी मिलने वाली है। वैसे भी क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा भी क्वेश्चंस को लिया गया। पहला सवाल अगर आप देख रहे होंगे तो मुझे लगता है शायद घबरा ना गए हो, क्योंकि आपको सवाल की लेंथ जो है वो बहुत लंबी लगी होगी। तो होता भी ऐसा है। देखो, मैं भी अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि कभी आपको ऐसा ना फील हो तो सर हमेशा आप हमें ही क्यों बोलते हो, आप कभी पेपर में बैठो, आपको बताओ कि फीलिंग कैसे आती होगी। तो मैं भी ये मानता हूं, मैं भी एग्जाम दे रहा हूं, प्रेशर होता है एग्जाम का। और इतना लंबा क्वेश्चन अगर हमें देखने को मिले तो नॉर्मली अप्रोच ऐसी रहती है हमारी कि यार इतना लंबा कौन रीड करेगा, सवाल 1 नंबर का क्वेश्चन है, चलो टाइम क्यों वेस्ट करो, कुछ और करते हैं। तो ऐसा ही बच्चा करता है। गलत नहीं है बच्चा, क्योंकि टाइम भी तो सेव करना है। बट जब आपके पास जेकेपीएससी का एग्जामिनेशन है, आपको बैंक एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप वहां पर बहुत समय होता है। देखो, 2 घंटे का एग्जाम में मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि 1 सवा 1 घंटे में, 1 घंटे में मैक्सिमम आप सब वो काम कर चुके होंगे। जीएस, साइंस, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, ये सब क्वेश्चंस कर चुके होंगे। पूरा 1 घंटा रह जाएगा मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। तो ऐसे में इतने लंबे लंबे सवालों को भी रीड करना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो रीड करते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा लंबाई पे नहीं जाना। लेंथ लंबी होने के बावजूद भी सवाल आसान हो सकता है। इन अ रेस, एक रेस हो रही है, एक कॉम्पिटिटर हैज टू कलेक्ट 6 एप्पल्स। एक रेस है, उसमें एक कॉम्पिटिटर, सिंगल कॉम्पिटिटर है, उसने 6 एप्पल्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, विच आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ट्रैक, जिनको स्ट्रेट लाइन पे रखा गया, एक ट्रैक में रखा गया है 6 सेबों को। एंड बकेट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रैक, एक बाल्टी, एक बकेट जो है वो ट्रैक की शुरुआत में रखी गई है, ठीक, विच इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब कंडीशन क्या है, देखो मेरा हाथ कांप रहा है, क्यों, क्योंकि वक्त हो चुका है रात के 11 बजे और थकावट भी बहुत चुकी हुई। चलिए रीड करते हैं। फिर भी कंडीशन ये है कि कॉम्पिटिटर ने उठाना है सिर्फ एक ही एप्पल एक समय पे, यानी कि 6 के 6 एप्पल्स को वो एक साथ उठा के बकेट में नहीं डाल सकता। एक समय पे उसने एक ही एप्पल को उठाना है। रन बैक विद इट, वापिस उसको लाना है, एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, और बकेट में रख देना है। चलिए ये भी समझ आता है। इफ ही हैज टू ड्रॉप ऑल द एप्पल्स इन द बकेट, वो चाहता है कि सारे सेबों को उठा के बकेट में रख दे। हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही हैज टू रन, तो टोटल कितना उसे भागना पड़ेगा। इफ द बकेट इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट एप्पल, अगर पहले एप्पल से बकेट की जो दूरी है वो 5 मीटर की है, एंड ऑल अदर एप्पल्स आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, और बाकी सारे सेब जो हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पे पड़े हुए हैं। तो सवाल को अभी तक जितना भी हमने रीड किया है, कुछ तो समझ जरूर आया होगा आपको। तो जितना लंबा लग रहा है मैं बता रहा हूं उतना ही आसान है, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से एक ट्रैक के अकॉर्डिंगली चलोगे। आपको सबसे पहले इसमें मैं बताऊं, मेरी हिदायत ये है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई फिगर बनती है आप वो बना लो, तब आपको आसानी होगी। जैसे मैंने अभी तक की क्वेश्चन को रीड करके 2 चीजें दिमाग में रखी, एक कि बकेट है यहां पे क्वेश्चन में, दूसरा कि 6 एप्पल्स को उठाना है, तीसरा 3 चीजें रखी, तीसरा ये
कि बकेट जहां पड़ा हुआ है उससे पहले सेब की दूरी है 5 मीटर और बाकी हर एक सेब की दूरी 3-3 मीटर है। बकेट से नहीं, बाकी सेब की दूरी बकेट से नहीं बता रहा है, इंडिविजुअल सेब से बता रहा है। तो अगर कोई फिगर बना सकते हो वो बना लो। आइए वो रीड करते हैं। रीड तो कर चुके हम, और बना के देखते हैं। देखो ये मैंने एक पूरा ट्रैक बना दिया, ठीक है। टेढ़ी लाइन तो नहीं आ गई, मुझे लगता आ गई है। ये लो, ये मैंने ट्रैक बना दिया अभी, ठीक है। इस ट्रैक में उसने क्या बोला कि शुरुआत में एक बकेट पड़ी है, ये लो मैंने एक बकेट बना दी, ये मैंने एक बकेट बनाई है। और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था इफ द बकेट इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट एप्पल, पहले एप्पल से बकेट की जो दूरी है वो 5 मीटर की है। यानी बकेट से पहला जो सेब पड़ा होगा, मान लेता हूं, चलो मैं वो सेब को बनाने की भी कोशिश करता हूं, वो ये पड़ा हुआ कहीं पे, ठीक है ना, ये पड़ा हुआ ना, व्हाइट कलर में बनाते हैं। चलिए यार, ये बना दिया 5 मीटर की दूरी पे ये सेब पड़ा हुआ है, ठीक है। कितने मीटर का दूरी है 5 मीटर। चलो आगे चलो। अब उसने क्या बोला? एंड ऑल अदर एप्पल्स आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। अपार्ट का मतलब एक दूसरे से जो दूरी होगी उनकी। तो ये अगर सेब है, अगला सेब 3 मीटर दूर है। चलिए ये बना दिया मैंने सेब, नेक्स्ट सेब, ठीक है। तो ये दूरी कितनी मिल गई मुझे? 3 मीटर्स, ठीक। अगेन अगला सेब भी कितनी मीटर की दूरी पे है? 3 मीटर की दूरी पे है। चलिए मैं अगला सेब भी बना देता हूं। ये लीजिए मैंने अगला सेब बना दिया। तो ऐसा चलते जा रहा है, ये भी 3 मीटर की दूरी आ गई। फिर ये नेक्स्ट सेब आ गया। कौन है भैया इतनी रात को? ये भी कितने मीटर की दूरी आ गई? 3 मीटर्स की, ठीक है। ये लीजिए नेक्स्ट सेब आ गया, आगे भी दूरी कितने मीटर्स की आ गई? 3 मीटर्स की, ठीक। 1 2 3 4 5। ये लीजिए नेक्स्ट एप्पल जो है वो भी मैंने बना दिया, ठीक है। ट्रैक को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। ये लीजिए, यहां तक क्लियर हुआ? फिगर में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल रही है कि बकेट से पहला एप्पल 5 मीटर की दूरी पे है, मगर बाकी सारे एप्पल्स एक दूसरे से 3-3 मीटर की दूरी पे पड़े हुए हैं। क्लियर आउट? ऑलराइट, आगे चले। अब इसने पूछा क्या हमसे? इसने बोला है बताइए कितना डिस्टेंस जो है वो, कितना डिस्टेंस जो है वो उसको भागना पड़ेगा अगर इन सारे एप्पल्स को उसने बकेट में डालना है तो, ठीक है। तो अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो बड़ा आसान सा बन गया, फिगर आपने बना दी है, बच्चा एक्साइट भी हो जाता है, उसे लगता है सर यहां से सारे एप्पल्स को उठाना है। एक काम करो, एक काम क्या करो, जब वो इस एप्पल को उठाएगा 5 मीटर भागेगा, है ना। नॉर्मली स्टूडेंट क्या बोलेगा? 5 मीटर प्लस ये सारे मीटर्स को ऐड करने की कोशिश करेगा। 3 3 देन 3 देन 3 देन 3 देन 3। तो ये कितना मिल गया आपको कुल मिला के? 6 से 18 प्लस 5 23 मीटर्स। हालांकि इतने नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5, 3 मीटर जो है ये 5 बार ही आएगा, तो ये नहीं होगा, फिर 20 होना चाहिए। 3 + 15 + 5 20 मीटर्स। यस, कितना मिला? 20 मीटर। अरे 20 मीटर तो मुझे कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक। यानी कि ये जो आप सोच रहे हो ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग। क्यों गलत है अब वो सुन लो, क्योंकि उसने क्या बोला था? कंप्यूटर कैन पिक ओनली 1 एप्पल एट अ टाइम। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार ही जाएगा, ठीक है, एक ही बार जाएगा और सारे एप्पल्स को उठा के यहां ले आएगा। अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो तो नॉर्मली बच्चा सोच सकता है सर आपने 20 मीटर्स लिखा, 20 मत करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 40 मीटर्स करो। क्यों? 20 जाने में लग रहे हैं उसको, अगर तो 20 वापस आने में भी तो लगेंगे, क्योंकि बकेट में डालना भी है। तो 40 मीटर जरूर ऑप्शन में है, बट मैं आपको बता दूं ये भी हमारा सही जवाब नहीं है, ये भी गलत है। इतना फिगर बनाने के बाद अगर बच्चा 40 मीटर तक पहुंच रहा है तो उसने अभी तक कुछ गलत नहीं किया, मगर 40 मीटर इसका जवाब नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि उसने बोला था कंडीशन ये है कि वो एक समय पे एक ही सेब को, एक ही एप्पल को उठा सकता है, यानी 1 गो में सारे एप्पल्स नहीं उठाएगा वो। तो फिर करेगा किस तरह से? आइए वो देख लीजिए। अब जब वो पहले एप्पल को उठाने की कोशिश करेगा ना 5 मीटर और वापस भी आएगा ना 5 मीटर, यानी पहले एप्पल को उठाने के लिए उसे कितने मीटर्स की दूरी कवर करनी पड़ रही है? 10 मीटर। क्लियर हुआ? अब देखो जब वो दूसरे एप्पल की ओर पहुंचेगा,
यानी बकेट से यहां पहुंच रहा है तो 5 और 3 8, यहां से यहां तक कितने मीटर? 8 मीटर। बट आपको क्या करना है, 8 मीटर वापिस आने में भी तो लगेंगे, यानी कि कितना मीटर्स हो गया? 16 मीटर्स। ये 16 कैसे आया? ये आया 8 मीटर प्लस 8 मीटर। क्या ये क्लियर आउट हो गया? अब आगे देखो, जब वो तीसरे सेब को उठाने की कोशिश कर रहा है, देखो 5 3 8 3 11, क्योंकि जाना तो यहीं से है ना उसको, तो 11 मीटर जाते समय और 11 ही मीटर आते समय, यानी 22 मीटर्स। और ये 22 कैसे आ गया? मैं लिख देता हूं 11 मीटर प्लस 11 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 सेब हो गए, चौथे सेब की बात करते हैं, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं। 5 3 8 3 11 और 3 14, तो 14 मीटर्स जाते समय और 14 मीटर्स आते समय, यानी 28 मीटर्स। अगेन मैं इसको लिख देता हूं, ये कैसे आ गया? 14 मीटर प्लस 14 मीटर। बड़ा मजा आ रहा है ना सॉल्व करने में? अभी गलत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। लास्ट एप्पल को उठाने में, यहां से यहां तक 5 3 8 3 11, 3 कितना हो गया? 14 और 3 17 17। ये लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट एप्पल की बात हो रही है। 17 मीटर जाने में और 17 मीटर आने में, यानी 34 मीटर्स। ठीक, और 34 कैसे आ गया? ये आ गया 17 मीटर प्लस 17 मीटर। अब लास्ट की बात की जाएगी, वो वाला सेब, इस सेब की बात कर रहा हूं मैं अब। 5 3 8 3 11 3 14 3 17 और 3 20, तो 20 मीटर जाने में और 20 मीटर वापस आने में, ये मिल गया 40 मीटर्स। तो इसकी भी अगर मैं बात कर लूं तो ये कैसे आ गया? 20 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स। क्लियर आउट? और यही 40 मीटर्स हमें देखने को मिल रहा था यहां पर। तब हम ये सोच रहे थे कि एक ही गो में जाके वो सभी सेबों को लाएगा, बट ऐसा रियल नहीं है। करो इन सबको ऐड, देखो 40 प्लस 10 50, 50 हो गया, 50 और 50 100, 100 और 50 150, यानी 150 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है इस सब चीजों को करने के लिए। 150 मीटर कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन फोर्थ, 150 मीटर हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखो मैंने भी जब पहली बार इस सवाल को देखा, मैं सच बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी पहले सोचना पड़ा कि इसको करना कैसे होगा। मैं भी पहले कहीं ना कहीं 40 मीटर सोच रहा था, क्योंकि मैंने इस कंडीशन को उतना सही से रीड नहीं किया। जब रीड किया फिर मुझे समझ आया 40 मीटर्स नहीं हो सकता इसका सही जवाब। इसका सही जवाब जो है वो इस तरह से सॉल्व होगा, और वो 150 मीटर्स हमें देखने को मिल रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, वंस अगेन आई विल से दिस। रीड करो क्वेश्चन सेकंड। देखो ये मत सोचिएगा 2016 में सर ये तो 6 साल पुरानी बात कर रहे हो, आज कहां ये सवाल पूछे जाएंगे। भाई यूपीएससी के सीसैट के सवाल ऐसी ताकत रखते हैं कि मैं बोलूंगा साल 2000 का सवाल भी आज पूछा जा सकता है, क्योंकि 2000 के समय में भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता था। सेकंड क्वेश्चन देखो, आज आपको खुद नहीं लग रहा कि ऐसा सवाल तो हमने कभी एग्जाम में देखा नहीं, ऐसा सवाल तो हमने कभी किताब में देखा नहीं? लग रहा है? अगर लग रहा है तो सोचो इसकी ताकत है ना इसमें। तो 2016 में भी वो बहुत दिमाग रखते थे यूपीएससी वाले। इन अ प्लेन, एक प्लेन की बात की जा रही है। आइए मैं प्लेन बना देता हूं। ये मैंने प्लेन बनाने की कोशिश की। प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या एक्स और जेड, या वाई और जेड, यानी दो दो एक्सिस की मदद से एक प्लेन बनता है, 2D फिगर। तो एक प्लेन में लाइन एक्स परपेंडिकुलर है लाइन वाई के, तो मुझे कुछ लाइंस बनानी पड़ेंगी। ठीक, उसने बोला लाइन एक्स जो है परपेंडिकुलर है, यानी इस तरह से। किसके? लाइन वाई के। परपेंडिकुलर पता ना क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका नाम मैंने रखा लाइन एक्स, ये कौन सी है? लाइन वाई। बन गया परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, एंड ये एंड किसको शो कर रहा है? ये एंड किसको शो कर रहा है? एक्स को। एक्स की कनेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। उसने बोला लाइन एक्स परपेंडिकुलर है वाई के और पैरेलल है लाइन जेड के। कौन है जेड के पैरेलल? एक्स की ही बात हो रही है। एक्स पैरेलल है जेड के, चलिए मैं वो भी बना देता हूं। तो जेड मुझे कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। पैरेलल लाइंस पता ना क्या होती है? जिनके बीच की दूरी हर जगह एक जैसी हो। तो ये हो गया लाइन कौन सा? जेड। ठीक, आगे देखो, लाइन U इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस V एंड W।
u v और w को परपेंडिकुलर है, बट u v और w इनमें से कुछ भी नहीं बना हुआ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कनेक्शन नहीं शो हो रहा। आगे चलते हैं, इसको ब्रेक रखते हैं इस पे। x परपेंडिकुलर है v के, हाँ ये बन सकता है, ये x आ गया ना, इसको ये v के परपेंडिकुलर, यानी v मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा, x को चलो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। इससे हुआ क्या, ये v बन गई, x परपेंडिकुलर आ गया ना v के b, 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। अब देखो जो आपने स्टेटमेंट छोड़ी थी उसको उठा के दोबारा डालो, u परपेंडिकुलर है v और w के, देखो इसमें सिर्फ v बना है, v के भी परपेंडिकुलर और w के भी परपेंडिकुलर, उससे मुझे ये समझ आ रहा है कि v और w आपस में क्या होंगे, पैरेलल, आपस में क्या होंगे, पैरेलल। क्यों, क्योंकि v और w दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, u है। अब मुझे u बनाना है, तो मैं u कुछ इस तरह से बना देता हूं, ये लो, जब मैंने u बनाया इस तरह से, थोड़ी टेढ़ी बन गई ना लाइन, चलो अब खुद देखो u जो है ये v के भी परपेंडिकुलर आ गया 90 डिग्री, w के भी परपेंडिकुलर आ गया 90 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये तो y के भी परपेंडिकुलर आ गया, हाँ आ गया, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बड़ी हमारी मिस्टेक थोड़ी है, ये अल्टीमेटली खुद बन रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अल्टीमेटली सवाल कुछ पूछा जाएगा इसी तरह से, जिस चीज के बारे में एग्जामिनर ने बोला नहीं वो अपने आप बन चुकी, हो सकता है सवाल कुछ ऐसा ही पूछे। वो बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला इसने बोला z u और w पैरेलल है, देखो z और u तो पैरेलल है, पैरेलल लाइन समझते हो ना, ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि इनके बीच की दूरी एक जैसी है हर जगह, मगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, यहां दूरी ज्यादा है, यहां घट रही है, कम हो रही है, ये पैरेलल नहीं है बट ये पैरेलल है, समझ रहे हो। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं ये लाइन ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है, तो उसने बोला z u और w पैरेलल, देखो z और u तो पैरेलल है बट w परपेंडिकुलर है, ये तीनों को पैरेलल बोला है, गलत हो गया। x v और y पैरेलल है, देखो v और y तो पैरेलल है, x तो परपेंडिकुलर है ना, x नहीं आ सकता इनके साथ पैरेलल में, v और y तो पैरेलल में है, x थोड़ी है पैरेलल में, ये भी गलत। y u और w पैरेलल, y w तो पैरेलल है, u थोड़ी है, u तो परपेंडिकुलर है, ये भी गलत। यहीं से समझ आ रहा है ऑप्शन 4 सही होगा, बट इसको समझ लेते हैं। z v और u, z v और u आर परपेंडिकुलर टू w, कुछ मिस किया हमने, मुझे लगता है कुछ मिस किया है, एक बार देख लेते हैं। z v एंड u आर परपेंडिकुलर टू w, z और u तो w को परपेंडिकुलर है, v थोड़ी है, यहां कुछ मिस हो रहा है। अगर ये तीनों ऑप्शंस गलत है तो यही सही होना चाहिए। लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन, पॉसिबल नहीं है ऐसा हो। ओके 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 ठीक है, देखो भाई मेरे हिसाब से मैंने रीड किया इसको u है ना, y u एंड w आर पैरेलल, मुझे लगता है मैंने रीड किया u। हाँ अगर u रीड किया है तो मैं गलत हूं, एक्चुअली ये v था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूं, ये v है, y v एंड w आर पैरेलल, ठीक। एक बार आप खुद ध्यान से देख लीजिएगा मैंने क्या रीड किया है। अल्टीमेटली द राइट ऑप्शन इज दिस वन, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्यों, y v और w पैरेलल बोल रहा है, तो देखो y v और w ये तीनों तो पैरेलल है ना, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, फोर्थ रॉन्ग हो गया, वो कैसे चेक कर लेते हैं। z v और u परपेंडिकुलर है w के, देखो w ये है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर z भी है, w के परपेंडिकुलर u भी है, मगर v थोड़ी परपेंडिकुलर है, v तो w के पैरेलल में है, z भी परपेंडिकुलर है w के, अगर इसके परपेंडिकुलर आता है इसको एक्सटेंड करोगे w को भी परपेंडिकुलर आएगा, u भी परपेंडिकुलर है, z भी और u भी परपेंडिकुलर w के, मगर v परपेंडिकुलर नहीं है, v तो पैरेलल है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ गलत है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन थर्ड सही हो गया। तो वंस अगेन मैं बता दूं क्या इशू हो गया था इस सवाल में, मैंने जब ऑप्शन लिखा तो लिखा मैंने v था अपनी तरफ से, मैंने शायद उसको u रीड किया है, तो इसलिए जब मैंने बोला y u और w पैरेलल, तो y
W तो पैरेलल थे, U पैरेलल नहीं है, इसलिए मैंने सब में रॉन्ग बोला था ऑप्शन को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या मिस्टेक हुई थी। क्लियर हो गया? तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड। बिल्कुल भी मुश्किल जवाब नहीं था, सवाल नहीं था, आसान सवाल था। अगर आप फिगर एक प्रॉपर वे में बनाते हो, रीड अगर हो चुका है, नोट करें, आगे चलते हैं। दोस्तों गेट रेडी फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जामिनेशन। आपको तैयार होना पड़ेगा, ऐसे सवालों को पूछने की क्षमता रखता है जेकेपीएसआई। ठीक है, हालांकि पूछना जेकेएसएसबी में है, बट वो पूछ सकता है। आगे चलते हैं। नॉर्मली 20 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो में अभी तक, कोई बात नहीं, समझते। ये दो सवाल मैंने बहुत इंटरेस्टिंग लिए। ये सीसेट 2015 में पूछा था, ये 2017 या 18 में पूछा हुआ है। आइए रीड करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस तरह का सवाल करवाया था, याद करो, जहां एक मिसिंग नंबर को ढूंढना था। वैसे ही क्वेश्चन यहां बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसको कंसीडर करो, समझो, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, आपको ये सोचना है। तो मैंने आपको हमेशा ये सिखाया था कि सवाल में कोई ना कोई क्लू जरूर दिया होगा। पिछले सवाल में याद करो, आपको इस तरह से कोई लाइन डाली हुई थी, ये क्लू था, ये लाइन एक क्लू थी। देखो अगर तो क्लू दिया नहीं होगा, हम किस तरह से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ठीक है, ऐसे सोचना तो बहुत मुश्किल होगा। क्लू तो होगा कोई ना कोई मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस में। यहां क्लू बता गया है, कभी भी इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा रो वाइज, तो ये सवाल बहुत लंबा होगा, मैं किसी पैटर्न के ऊपर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो यहां उसने क्लू आपको ये दे दिया कि आपको एक काम करना है कि ऊपर और नीचे वाले का कोई लिंक ढूंढना है, क्योंकि यहां से जब मैं यहां जाऊंगा तो कोई लिंक नहीं मिलने वाला, इतनी लंबी लाइन बन गई है ना। तो ऊपर वाले नंबर का जरूर नीचे वाले नंबर के साथ कोई ना कोई लिंक होगा, टांका होगा। ठीक है, अब वो ढूंढते हैं क्या टांका है। देखो 3 से 6 कैसे बनाया जा सकता है? सिंपली 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 6 आता है, यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं फिर 16 होना चाहिए, नहीं है। 10 को 2 से करूं 20 होना चाहिए, नहीं है। ये पैटर्न फेल हो गया। अब कुछ और सोचना है। 3 को 6 कैसे बनाया जा सकता है? 3 में 3 जोड़ के इस नंबर में यही जोड़ूंगा 6, 8 में 8 जोड़ूंगा 16, नहीं आ रहा, फेल हो गया। कुछ और सोचो। 3 को 6 कैसे बनाओ? 3 को 6 कैसे बनाओ? सोचो 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 यार, मुझे कुछ ना कुछ समझ आ रहा है, वो ये कि ये जो 10 है ना, इससे 90 कैसे बन सकता है, ये मेरे दिमाग में आ रहा है। ये आ रहा है जरूर जरूर 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 90 मिल गया। और इससे पहले मैंने अभी ये देखा था यार, 3 को 6 बनाने का एक सही तरीका मुझे यही दिख रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई। हालांकि यहां जब 2 से मल्टीप्लाई किया 6 मिला, यहां 2 से मल्टीप्लाई करके ये नहीं मिल रहा, मगर मिल तो मल्टीप्लाई करके रहा है कुछ ना कुछ। मुझे ये भी समझ आ रहा है, इस 2 से ये 2 कैसे बनाया जा सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। तो रिलेशन कुछ समझ रहा हूं मैं, आइडिया मेरे माइंड में आ गया। अरे 3 को उसके एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 6 मिल रहा है, वैसे ही 10 को उसके एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया 90 मिल रहा है। इस 2 को एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक छोटा मान यानी एक पीछे 1 से, यानी 2 मिल गया। इसका मीनिंग इस 8 को जरूर 7 से मल्टीप्लाई करके 56 आता होगा। चेक करो, 8 इंटू 8 से एक छोटा क्या होता है? 7। तो 8 7 से 56 होता है। क्या 56 पड़ा है? यहां पे पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। यानी कि इस नंबर को मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है? इसके एक छोटे नंबर से। 3 2 6, 8 7 56, 10 9 90, 2 1 2, समझ रहे हो? 1। अब मैं इस 1 की बात करूं, इसको मल्टीप्लाई किया इससे एक छोटा, वो होगा 0, तो रिजल्ट 0 आएगा। इसी 0 को उठा के यहां डाला गया है, जैसे इस 2 को उठा के यहां डाला गया था, जैसे इस 90 को उठा के यहां डाला गया था। ये समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये 20 कैसे आया होगा? ये 20 ऐसा आया होगा, यहां कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके एक छोटे नंबर से, तो मुझे 20 मिल रहा है। खुद सोचो ऐसे कौन से 2 नंबर्स होंगे? मुझे समझ आ रहा है यहां जो 2 नंबर्स होने चाहिए वो होने चाहिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 20। और ऊपर कौन सा नंबर है? क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आएगा या 4 आएगा, ये आपको सोचना है। 5 आएगा। 5 क्यों आएगा? क्योंकि उसका छोटा नंबर जो है वो यहां थोड़ी लिखा हुआ है। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, एक छोटे से, 2 थोड़ी लिखा हुआ है, बड़ा नंबर आ रहा ना बॉक्स में, बड़ा नंबर 5 है, वो क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट यानी 5 बिल्कुल सही जवाब है। समझ रहे हो मैंने किस तरह से ढूंढा इसको?
क्लियर हुआ? तो देखो ऐसे अगर मैं बनाने पे आ जाऊं बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, हमें इतने सवालों की प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें ये देखना है कि तरीका क्या है सॉल्व करने का। तरीका मैंने आपको बताया, क्लू, क्लू ढूंढो, सवाल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्लू ढूंढना जरूरी है, ठीक? क्लियर हुआ? मैंने यहां 5 क्यों लिखा, समझ आया? 5 4 द 20 होता है, 5 बड़ा नंबर है वो यहां होगा, जैसे यहां 10 बड़ा नंबर था, यहां 8 नंबर है बड़ा, यहां 3 है बड़ा नंबर। आइए क्वेश्चन 4 के ऊपर, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज चैप्टर में से। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था मिसलेनियस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो नॉर्मली किसी चैप्टर से सवाल नहीं लेंगे हम, बट इस सवाल को भी मैं मिसलेनियस में कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि तरीका जो पूछने का है ना वो एक लाजवाब तरीका लगा। कुछ फिगर बना के पूछ लिया गया है, और सवाल भी जो पूछा है कोई फिगर के ऊपर, कोई वैल्यूज कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है इसमें। तरीका बड़ा अच्छा है पूछने का। सी सैट यूपीएससी वाले इस तरह के ही ऑप्शंस को रखते हैं। जैसे जीएस में आपने देखा होगा ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 3 and 4 ऑप्शंस रखेंगे पहले ऊपर, फिर नीचे इस तरह के ऑप्शंस रखेंगे। वैसे ही मैथ एंड रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। आइए रीड करते हैं। द पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन वेरियस आइटम्स बाय 2 फैमिलीज ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग बार चार्ट्स। बोल रहा है ये बार्स बनाए गए, चार्ट्स बनाए गए, जो खर्चे किए किसी भी फैमिली ने, एक फैमिली ए है एक फैमिली बी है, उनके खर्चों को परसेंटेज में बताया गया है। यानी फैमिली ए ने फूड के ऊपर 50% पैसा खर्चा है, अदर आइटम्स के ऊपर 30% और 20% एजुकेशन के ऊपर। नॉर्मली भी बंदा एजुकेशन पे कम पैसा खर्चता है ना, ऐसा सुनने को मिलता है, बट आज के टाइम पे एजुकेशन पे लोग बहुत पैसा खर्चने की कोशिश करते हैं, ताकि माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल पाए, पैसा चाहे लग भी जाए। और सच भी है, सही भी है कि एजुकेशन, नॉलेज, ये सब बहुत जरूरी है। फैमिली ए का टोटल खर्चा कितना है? अरे ये 50% अगर आप लगाओगे तो किस नंबर पे लगाओगे? टोटल परसेंटेज पे, टोटल एक्सपेंडिचर पे। और टोटल एक्सपेंडिचर जो आपको दिया गया है वो है 20,000 पर मंथ। एक महीने में 20,000 का खर्चा हो रहा है। वैसे ही फैमिली बी की बात करूं, वो फूड पे सिर्फ 10% खाना खा रहे हैं, अच्छी फैमिली है, खाना कम खा रही है मगर पढ़ाई ज्यादा कर रही है। एजुकेशन पे 30%, और ये अदर आइटम्स पे 60% खर्चा कर रही है। नहीं नहीं, ये अच्छी फैमिली नहीं है, 60% किन चीजों में खर्च कर रही है बताया ही नहीं गया। चलो ये बात की बात रही। टोटल एक्सपेंडिचर फैमिली बी का कितना है? 1 लाख पर मंथ। देखो परसेंटेज में मत जाओ, क्योंकि परसेंटेज अल्टीमेटली डिपेंड करेगी टोटल वैल्यू के ऊपर, वो ये बड़ी है। तो जो चीज यहां परसेंटेज में कम हो गई, वैल्यू में वो ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करेगी इस वैल्यू के ऊपर। आगे देखो क्या बोल रहा है। फ्रॉम दीज चार्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट, इन चार्ट से हम क्या चीज को कंक्लूड कर सकते हैं? ये सारे ऑप्शंस जो हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बनाए गए हैं फूड के ऊपर, है ना? ये सारे फूड के ऊपर बात की जा रही है। इसका मतलब बात सिर्फ फूड पे है। हम फूड की परसेंटेज को रुपीज में निकाल लेते हैं। अगर टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 है, 20,000 का 50% कितना होगा? 10,000। 50% का मतलब क्या हो गया? हाफ। तो 20,000 का हाफ हो गया 10,000। यानी फैमिली ए खाने पे 10,000 रुपए का खर्चा कर रही है, और फैमिली बी कितना कर रही है? 1 लाख का 10%। 1 लाख का 10% करूंगा, वो कितना आएगा? वो भी 10,000 ही आएगा, है ना? 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। अब बोल रहा है फैमिली ए ने ज्यादा खर्चा किया है फूड पे फैमिली बी से। कहां ज्यादा किया? ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। यानी पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, क्योंकि इसने बोला फैमिली बी ने ज्यादा खर्चा किया है फैमिली ए से। कहां बी ने ज्यादा किया? बराबर की है। तीसरा बोल रहा है फैमिली ए और बी ने बराबर खर्चा किया फूड पे। यस, यही तो सही जवाब है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही मिल गया, क्योंकि इसने भी 10,000 किया, इसने भी 10,000 किया, यानी दोनों फैमिलीज ने एक जैसा खर्चा किया हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन क्या था? एक्सपेंडिचर जो फूड पे किए है दो फैमिलीज ए और बी ने, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। क्या हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते? क्या ये 10,000 और 10,000 की वैल्यू को हम कंपेयर नहीं कर सकते? कर सकते। These both the values are equal, यानी family A and family B has spent the equal amount on food, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। क्या सवाल था? मुश्किल था? सोचो, अपने दिल से पूछो। मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं था। पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग देखने को लग रहा है हमें। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यही सवाल मैं परसेंटेज में डालूंगा ना, आप जाओ कोर्स में जाके चेक करो, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, जरूर टीचर ने, अगर वो आपको सही तरीके से पढ़ा रहा है, परसेंटेज के ऊपर इस तरह के सवालों को करवाया होगा उसने। बट वहां पर तरीका ऐसा नहीं होता, क्वेश्चंस ऐसे होते थे। रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, उसमें भी सवाल आते हैं, हमने किए हुए हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेरे से पढ़ा उनको पता होगा, मालूम होगा।
चलिए, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी विंग्स उड़ान एप्लीकेशन में जाके कोर्स में वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये डेमो वीडियोस वहां फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये जो क्या नॉट बी कंपेयर्ड वाला ऑप्शन है, क्या ये किसी भी केस में सही हो सकता है? हाँ, हो सकता है एक केस में सही। कब? जब इन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर बताया ना हो। हमने डीआई के रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जो सीसेट में पूछा गया है, ये भी कोर्स में पढ़ा था हमने, वहां टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बताया था। जैसे कि इस सवाल में मैं भूल जाऊं कि फैमिली ए ने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है वो बताया है, फैमिली बी ने भी कितना किया है वो भी मैं भूल जाऊं, वो नहीं बताया, ना बी ने बताया ना ए ने बताया, ये वैल्यूज दी नहीं गई। तो आप कैसे पता लगाओगे ये 50% किस वैल्यू का है? तो परसेंटेज को रुपीज में नहीं ला पाओगे, इस 10% को भी रुपीज में नहीं ला पाओगे। उस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि फैमिली ए ने फूड पे ज्यादा खर्चा किया या फैमिली बी ने, अगर आप ये सोच रहे हो सर ये 50% है वो 10% है, तो फैमिली ए ने ज्यादा खर्चा किया होगा, बी से आप गलत होंगे। क्योंकि 50% 10% से परसेंटेज में ज्यादा है, वैल्यू में ज्यादा होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा इनकी टोटल मनी के ऊपर, टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। वो मालूम ही नहीं हो तो हम परसेंटेज का कंपैरिजन आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि ये 50% किस वैल्यू पे लग रहा है, ये 10% किस वैल्यू पे लग रहा है, वो मालूम ही नहीं है। समझ रहे हो? उस केस में अगर वो चीजें ना दी होती, ये वाली चीजें, तो मैं बोलता कि इनका जो एक्सपेंडिचर है उसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट अभी तो कर सकते हैं। उतार लीजिए, क्वेश्चन 5th पे आते हैं। चलिए, ये दोनों वीडियोस आज ही मैंने शूट कर दिए। मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियोस जो आप देख रहे होंगे कल सैटरडे, और एक वीडियो को आप देखोगे परसों संडे को, ठीक है? ये 2 वीडियोस आपको सैटरडे संडे को मिलेगी। सैटरडे संडे को मैं 7-8 वीडियो जरूर बना दूंगा, सो दैट नेक्स्ट वीक में आपको हर दिन एक वीडियो मिल जाए। और रोज रात को 9 बजे आकर चेक कर लीजिए, करे वीडियोज आपको एग्जाम में यूट्यूब चैनल में सॉरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, सी सेट में ही पूछा गया हुआ है। देखिए बोल क्या रहा है, द लेटर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एन टी, कुछ इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स को उठाया गया है और सब्स्टिट्यूटेड, इनको सब्स्टिट्यूट किया है 9 इंटीजर से फ्रॉम 1 to 9, मतलब इनको कुछ नंबर्स एसोसिएट करके दिए गए हैं, बट नॉट इन दैट ऑर्डर, बट इसी ऑर्डर में नहीं दिए गए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एल को 1, एम को 2, एन को 3, ओ को 4, पी को 5, क्यू को 6, आर को 7, 8, 9, कुछ ऐसा करके, ऐसा नहीं है, ठीक है? कुछ और दिया गया होगा। अब कुछ भी सवाल पूछा हो, मैं पहले देख लेता हूं कौन कौन से अल्फाबेट्स है। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एन टी, है ना? टी नहीं दिख रहा आपको, मुझे लगता है टी नहीं दिख रहा, मुझे ऊपर से नीचे दोबारा बनाना पड़ेगा। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एन टी। 4 इज असाइंड टू पी, इसने बोला पी को कौन सा नंबर दिया गया है? 4। द डिफरेंस बिटवीन पी एंड टी इज 5, पी और टी में 5 का अंतर है, पी और टी में 5 का अंतर है। 5 का अंतर का मतलब क्या होगा फिर? टी किस वैल्यू पे होगा? 9 पे, क्योंकि जब पी और टी में 5 का डिफरेंस है तो ये 9 ही तो होगा। अब 4 - 5 -1 थोड़ी ना हो सकता है, क्योंकि उसने बोला है 1 से लेके 9 तक दिया गया है। आगे देखो, डिफरेंस बिटवीन एन एंड टी इज 3, टी और एन की बात की जा रही है, यहां डिफरेंस कितना है? 3 का। आप ये भी सोच सकते हो कि सर हो सकता है एन की वैल्यू 12 हो, क्योंकि 9 और 3 का डिफरेंस 12, बट इंटीजर्स तो 1 से 9 तक दिए गए, इसका मतलब 12 तो नहीं हो सकता, हमें 9 से पीछे आना पड़ेगा। तो 9 - 3 कर लूं अगर मैं, तो डिफरेंस 3 का रखने के बाद मुझे 6 मिल रहा है, यानी n को 6 मिला होगा, और बाकियों के बारे में कोई बात नहीं हुई है। व्हाट इज द इंटीजर असाइन टू n? इसने हमसे पूछा है n को बताओ क्या असाइन हुआ होगा, तो 6 असाइन हुआ होगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। कितना छोटा सा क्वेश्चन था यार, कितना छोटा सा क्वेश्चन था। अरे यार मुझे लगता है आपको टी वाली लाइन दिखी नहीं है दोस्तों, अगर ये नहीं दिख रहा मैं यहां लिख रहा हूं, ये 9 दिया गया था टी को, ठीक है? क्लियर हो गया? LMNO PQRST मैंने बनाया, उन्होंने हमें बोला डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है कि P को 4 असाइन किया गया, ये तो समझ आता मुझे। फिर उसने बोला हमें जो फर्क है, डिफरेंस है P और T में, वो 5 का है, तो P 4 है अगर, तो T कितना होगा? 5 का फर्क रखना है ना, तो या तो मैं 4 में 5 माइनस करूं,
या मैं 4 में 5 प्लस करूं, जब मैं माइनस करता हूं तो मैं -1 में पहुंच रहा हूं, वो तो नहीं है क्योंकि 1 से 9 तक मील है। तो 4 + 5 करूंगा 9, तो 9 और 4 में 5 का अंतर। वैसे उसने बोला जो डिफरेंस है n और t में, इस t में n के साथ वो 3 का फर्क है। अगर ये 9 है तो 9 + 3 12 होता है, 12 भी आ सकता है n में, 9 - 3 6 होता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। बट 12 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि सिर्फ 1 से 9 तक इंटीजर्स दिए गए, यानी 6 आ सकता है। पूछा भी यही, n को कौन सा इंटीजर दिया गया, 6 दिया गया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे होते ये वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूं आपको इन सब क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अगर मिली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। योर कमेंट मोटिवेट्स, किसी भी टीचर को मोटिवेट कर सकता है, वो किसी भी टीचर को, मुझे भी मोटिवेट करता है और सभी टीचर जो पढ़ा रहे हैं सही तरीके से एक मैं बोल सकता हूँ जस्टिस करें अपने प्रोफेशन के साथ, तो उनको मोटिवेशन तो मिलेगी आप सबके कमेंट से। तो कमेंट इज सेक्शन इज ऑल योर्स, आप कुछ भी पूछ सकते हो, बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा अगली वीडियो आपको किन टॉपिक्स पे चाहिए। क्या यूपीएससी में जो पिछले सालों में एग्जाम्स में सवाल और पूछे गए मैं उनके ऊपर टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँ या किसी और एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। दोस्तों रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट एंड जय हिंद।